गाइस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीए फ्रेमवर्क का, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल सी एक ही चीज समझाता हूं जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। सिर्फ एक चीज याद रखो, ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है आप लोग के लिए। ये है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर बैंक को डूबने से बचाने के लिए आरबीआई ये मेजर्स लेती है, ये कदम उठाती है कि बैंक डूबे ना। कई बार बैंक आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं करती है, राइट। कई बार बैंक बहुत ज्यादा एनपीए जो है वो हो जाती है, यानी कि बहुत सारे उसके लोन्स एनपीए होने लगते हैं और उस पर वो फिर कदम नहीं उठाती है, एक्शंस नहीं लेती है। तो जैसे ही आरबीआई को ये पता लगता है, आरबीआई के सामने जैसे ही रिकॉर्ड आता है कि यार ये फलाना बैंक जो है वो डूबने वाली है, तो आरबीआई तुरंत उस बैंक को डूबने से बचा लेती है। कैसे? उस बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, राइट। कि जैसे कि उसके जो ट्रांजैक्शंस है उस पर लिमिट लगा देती है, वो बैंक लोन किसी को और ना दे उस पर रोक लगा देती है कि ऐसा क्या हुआ है बैंक के अंदर जिसके कारण से ये इतनी ज्यादा एनपीए हो रही है। तो उस लूप होल को फाइंड आउट करने के लिए फिर आरबीआई उस बैंक को डायरेक्टली अपने अंडर ले लेती है। जनरली देखिएगा इस बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। हमें पता है कि सभी बैंकों की बैंक जो है वो आरबीआई है, आरबीआई सभी बैंकों के पापा है राइट। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे ये बैंक जो है वो बिगड़ने लगते हैं, मतलब कि आरबीआई के डायरेक्शंस को, उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, तो तुरंत जो है वो अपने बगल में आकर जो है वो आरबीआई पापा बैंकों को बिठा लेते हैं, राइट। कि और उस पर प्रॉपर चेक करते हैं कि ये सही तरीके से अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इवन प्रॉपर तरीके से आरबीआई उनको अपने अंडर रखकर काम जो है वो करवाना शुरू करती है, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है एनपीए की या जो भी इश्यूज है उस बैंक के अंदर वो रिजॉल्व हो सके, जिससे कि वो बैंक डूबने से बच जाए। तो आरबीआई इस टूल के माध्यम से, आप सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क पीसीए फ्रेमवर्क, इस टूल के माध्यम से आरबीआई बैंक को डूबने से बचाने का काम करती है, राइट। कि जिससे कि वो बैंक जो है वो डूबे ना, क्योंकि अगर बैंक डूबती है तो बैंक में क्या है, लोगों का पैसा है, और बैंक अगर डूबेगी तो लोगों को बैंकिंग सिस्टम से डर लगने लगेगा, बैंकिंग सिस्टम से ट्रस्ट उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा लोगों का। तो ऐसा ना हो, बैंकिंग सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर स्मूथ चले, इसके लिए आरबीआई ये कदम उठाती है पीसीए फ्रेमवर्क का। बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखो, मेन चीज यही है जानने वाली। अब इसके हम लोग थ्योरी पर जो है वो चलते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं और डिटेल में, बट अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ जो मैंने भी बताया सिर्फ उतनी ही रखनी है। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीसीए फ्रेमवर्क नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब एनबीएफसी जो होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो भी अब पीसीए के अंडर जो है वो आ जाएंगी, यानी कि उनमें अगर कोई घोटाला होगा या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही होंगी, राइट, तो तुरंत आरबीआई एनबीएफसी को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में जो है वो रख लेगी और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी। तो पीसीए का फ्रेमवर्क 2022 1 अक्टूबर 2022 से जो है वो इफेक्टिव होगा एनबीएफसी के लिए, राइट। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए कि क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये न्यूज हमें देखने को मिल रही है। और बाकी पीसीए के बारे में अब बात करें हम लोग, हालांकि पूरी चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ये क्या है, इसमें आरबीआई मॉनिटर करती है ऐसे बैंकों को जिनके फाइनेंशियल इंडिकेटर वीक होते हैं। आरबीआई कमजोर वित्तीय संकेतकों वाले बैंक पर नजर रखती है पीसीए के माध्यम से। तो सिंपल सी चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी कि जो बैंक जो है जिसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, मतलब कि वो बैंक डूबने वाली है, वो बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही, तो उसको जो है वो अपने अंडर अपनी डायरेक्ट निगरानी में रखती है। वैसे तो बैंकों के ऊपर निगरानी रखती है इन जनरल आरबीआई, बट जो बैंक के जो रिपोर्ट्स जो आती है वो प्रॉपर नहीं आती, उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है आरबीआई को, तो तुरंत उसको जो है अपने पास बुला लेती है, मतलब फिर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो आरबीआई उस बैंक के ऊपर रखती है। और ऑब्जेक्टिव ये है सुपरवाइज करना टाइमली बेसिस पर रिपोर्ट्स को देखते हुए, जिससे कि वो बैंक डूबे ना, और उस बैंक के डूबने से पहले ही उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को रिस्टोर कर देना, जिससे कि ट्रस्ट जो है वो पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बरकरार रहे। तो ये वाला वर्ड जो मैंने आपको बोला, ट्रस्ट पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बरकरार रहे, ये मेंस में भी आप उपयोग करेंगे। तो ये काफी, यानी कि मार्केट डिसिप्लिन के लिए काफी इफेक्टिव टूल हम लोग को आरबीआई का देखने को मिलता है। और ये फ्रेमवर्क जो है वो एप्लीकेबल है सभी डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए,
सभी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए, जो कि मिडिल, अपर और टॉप लेयर्स की देखने को मिलती है, जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनीज होती हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज होती हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उन सभी के लिए ये फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। राइट, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और अभी आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल कर दिया है, 1 अक्टूबर 2022 से ये इफेक्टिव लागू जो है वो हो जाएगा। हाउएवर, जो एनबीएफसी जो एक्सेप्ट नहीं करती है पब्लिक फंड्स को, पब्लिक के पैसों को, तो उन्हें एक्सक्लूड किया जा सकता है पीसीए फ्रेमवर्क से। क्योंकि देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्या बताया था कि पब्लिक का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम पे होना चाहिए। बैंक अगर डूबेगी तो क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम से हट जाएगा, लोग अपना पैसा जो है वो बैंक में नहीं डालेंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर कंट्री। लोग अगर अपना पैसा बैंक में नहीं रखेंगे ना, इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। राइट, आपको जो टॉपिक पढ़ना है, आपको नेशनल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, नैरो माइंड से नहीं पढ़ना है, एक ब्रॉड माइंड से पढ़ना है कि लोग अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैंक दूसरे लोगों को लोन नहीं दे पाएगी। बैंक अगर दूसरे लोगों को लोन नहीं दे पाएगी तो हमारी कंट्री के अंदर बिजनेसेस ठप पड़ेंगे, और जब बिजनेसेस ठप पड़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। दीज आर द थिंग्स, और इकोनॉमी जो होगी वो फॉल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम में रहे, क्योंकि यही पैसा जो है वो रोटेट होता है। राइट, पब्लिक का पैसा मार्केट में रोटेट होता है, जिससे कि इकोनॉमी चलती है। इकोनॉमी कब चलती है, पैसा रोटेट होता है, एक व्यक्ति से पैसा दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। दिस इज वेरी बेसिक थिंग्स इन इकोनॉमी। और अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो ये मान के चलिए कि आप ये बेसिक, जैसे कई बार होता है ना प्रीलिम्स लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें स्टेटमेंट कई बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हर एक टॉपिक पर एक अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, और यहां पर वो मैं आपकी डेवलप कर रहा हूं इन लेक्चर्स के माध्यम से। राइट, एनीवेज, आगे की बात करते हैं। जो प्राइमरी डीलर्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज वगैरह जो हमें देखने को मिलती हैं, जो बैंकिंग सिस्टम के साथ हम लोग को नजर आती हैं, तो वो भी एक्सक्लूडेड है पीसीए फ्रेमवर्क से। राइट, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से। वैसे तो इसके नाम में ही छुपा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, कि बैंक को जो है वो जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है बैंक में उसको करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये एक्शन जो है वो आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं। अब क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिसके तहत पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो लागू हो जाता है, तो सेंट्रल बैंक ट्रैक करती है, कुछ इंडिकेटर्स को चेक करती है बैंक के अंदर कि बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक के अंदर, जैसे कि बैंक ने लोन दिया, ठीक है, अब लेट्स से कि बैंक ने मान लेते कि एक व्यक्ति को हाउस लोन दे दिया। अब बैंक ने लोन दिया उसको 1 करोड़ रुपए का, बट एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की वो 60 लाख रुपए। मतलब कि भाई आप 1 करोड़ का लोन दे रहे हो और 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मतलब आप तो लॉस में जा रहे हो, कल को वो लोन वापस नहीं आएगा तो आपको तो सीधे सीधे 40 लाख का फटका है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज चेक की जाती है। टीयर 1 रेशियो, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स कितने, ये सब चीजें देखी जाती है। मतलब कुल मिला के लॉस वाली चीज है कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके कारण बैंक को लॉस हो रहा है, तो उसको मेनली चेक किया जाता है। राइट, तो ये सब थ्योरेटिकली ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्डअप रखनी है। राइट, कि मेन पर्पस क्या है कि पब्लिक का विश्वास होना चाहिए। ये लिख दो अगर आप अपने मेंस में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मजा आ जाना है। और बाकी प्रीलिम्स लेवल के लिए इंडिकेटर्स थोड़ा सा ध्यान में रखना, CRAR, राइट, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, टीयर 1 रेशियो, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और इसमें नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। और टीयर 1 रेशियो में आप तो देखो एनपीए तो आपको पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि वो बैंक का लोन जो है वो वापस नहीं आया, दैट इज एनपीए। बट टीयर 1 रेशियो क्या है, तो सिंपल सी चीज, इसको भी समझ लो अभी के अभी, जैसे कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। टीयर 1 रेशियो का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे कि बैंक के अंदर काफी सारे लोग जो होते हैं वो बैंक के शेयर खरीदते हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में आपने भी किसी ना किसी बैंक पर पैसा शायद लगाया होगा, या आपके रिलेटिव ने लगाया होगा, या आपको शायद पता होगा कि इस प्रकार से बैंक के भी शेयर्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं। राइट, अब होता क्या है, लेट्स से कि बैंक को अगर लॉस हुआ तो किनका लॉस हो रहा है, शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है, जिन्होंने पैसा लगाया। मतलब कि बैंक के पास एक कैपिटल, एक ऐसा रिजर्व भी है जो कि किसका है,
शेयर होल्डर्स का है। तो ये भी चेक किया जाता है कि अगर बाय चांस बैंक को लॉस हो रहा है तो इनके पास इतना कैपिटल है कि नहीं उस लॉस को बियर अप करने का, पब्लिक फंड वाले लॉस को बियर अप करने का, डिपॉजिटर के लॉस को बियर अप करने का, इस चीज को चेक किया जाता है। तो ये टियर 1 रेशियो को चेक किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। एंड इन केस ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो आरबीआई ट्रैक करती है उनके एडजस्टेड नेट वर्थ या एग्रीगेटेड रिस्क वेटेड एसेट्स को, लेवरेज रेशियो को, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को और नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट को। तो सेम चीज इनके लिए भी होती है जो दूसरी हम लोग को इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह देखने को मिलती हैं। जैसे कि कई बार ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक से जो है वो पैसा जो है वो लेकर डिपॉजिट जो है वो करवाकर उसको जो है वो जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये भी तो फाइनेंस कंपनीज है, राइट। ये इनका काम क्या होता है कि जो पब्लिक मनी जो है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप करना। अब कल को इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉस हो गया तो पब्लिक का पैसा जो है वो डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये सब चीजें, तो इनमें से ये 3 रिस्क ऐसे हैं, इनमें से अगर कोई भी एक इंडिकेटर, रिस्क इंडिकेटर अगर ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, प्रॉपर स्टेबल नहीं है, तो तुरंत जो है वो पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो लागू हो जाता है उस पर्टिकुलर बैंक, और अब तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी लागू हो जाएगा पीसीए फ्रेमवर्क। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस प्रकार के फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, राइट, क्योंकि पब्लिक का पैसा और इवन फिक्स डिपॉजिट पब्लिक का है, राइट, बैंक पर जो पब्लिक का पैसा है अगर वो डूब जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ा बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट का इशू आता है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको समझाया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और गाइस क्या होगा अगर पीसीए फ्रेमवर्क अगर एनबीएफसी के ऊपर लागू होता है तो, या बैंक के ऊपर लागू होता है तो सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। रिस्ट्रिक्शंस में जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अब कोई भी उस बैंक से पैसा नहीं निकाल पाएगा। अब नहीं निकाल पाएगा मतलब टाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 2000 रुपए आप पर डे के हिसाब से बस निकाल सकते हो, तो वो एक लिमिट सेट कर देते हैं कि कितना पैसा निकाल सकते हो। शेयर होल्डर के ऊपर भी लिमिट लग जाती है कि भाई अब वो पैसा उससे नहीं निकाल पाएंगे, राइट। जैसे कि क्योंकि आरबीआई के अंडर आ गया, आरबीआई पहले पूरी सिचुएशन को समझेगी कि कहां लूप होल है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर उसको ठीक करेगी, तो दैट विल टेक सम टाइम। तो उस बीच अगर जैसे कि कोई घोटाला है, अगर इन लोग को पता लग गया कि आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क इंपोज कर दिया, तो वो तो तुरंत अपने पैसे निकालने लगेंगे। इवन जैसे कि पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक अगर तुरंत अपने पैसे जो है वो निकालना शुरू कर दी, राइट, क्योंकि बैंक के पास जो होता है वो पैसा लिमिटेड होता है, क्योंकि बैंक ने, जैसे जिन लोगों ने बैंक पर पैसा डाला, बात को समझना बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, जिन लोगों ने बैंक के अंदर पैसा डाला, बैंक क्या करती है उस पैसों को लोन पे चलाती है। अब अचानक से सभी लोग आ जाएं बैंक से पैसा निकालने के लिए, एकदम से सभी लोग जो है वो टूट पड़े बैंक से पैसा निकालने के लिए, तो बैंक के पास तो पैसा नहीं है ना, उसने तो लोन पर चला के रखा हुआ है पैसा। अब वो लोन जिसको पैसा दिया है लोन पे, वो तो अभी रिटर्न नहीं कर रहा, वो तो अपने प्रॉपर ईएमआई प्लान के थ्रू रिटर्न करेगा, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, अगर बैंक पब्लिक को पैसा नहीं दे पाएगी तो लोग विद्रोह पे उतर आएंगे कि अरे यार बैंक पैसा क्यों नहीं दे रही। इसलिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर बैंक को देखा जाता है कितना कैपिटल है, कितना रखा है, उसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कितना मैक्सिमम अमाउंट निकाल सकता है, राइट, जिससे कि चीजें टाइम रहते कंट्रोल कर सके आरबीआई। तो दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, राइट, जैसे कि पैसा जो है वो ना ही ऐड किया जाए और ना ही निकाला जाए, राइट। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। आरबीआई इवन रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि बैंक किसी प्रकार की गारंटी वगैरह जो है वो इशू नहीं करेगी, किसी प्रकार का रिस्क अब नहीं लेगी, किसी तरीके का लोन वगैरह भी जो है वो डिस्पर्स नहीं करेगी अभी इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट। ब्रांच अपनी नहीं बढ़ाएगी वो पर्टिकुलर बैंक। तो ऐसी चीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। किसी भी प्रकार से जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वो कर सकती है, यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकती है, बट और दूसरी चीज नहीं करेगी, राइट। फाइनेंशियल टाइप कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में वेरियस रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लग जाते हैं। तो बस ये एक बेसिक सी चीजें हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से पीसीए फ्रेमवर्क का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।